जय हिंद दोस्तों, मैं मुन्ना आप लोगों को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं रेलवे, एसएससी, बैंक और 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास सभी कक्षाओं में भी पढ़ना होता है। तो आप लोग इस संख्या पद्धति को अच्छा से समझे और समझने के बाद से रेलवे और एसएससी के जो क्वेश्चन होते हैं संख्या पद्धति से, वो हम आप लोगों को 1, 2, 4 ऐसे करके एक वीडियो में 3-4 करके क्वेश्चन बताते चले जाएंगे एकदम बेसिक लेवल से, और आसानी से आप लोग रेलवे में आने वाले हर एक क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। संख्या पद्धति में सबसे पहला है शब्द प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, इसको ध्यान समझिए। शुरुआती दौर में जब इंसान होगा तो उस पीरियड में कुछ सामान का लेन देन करता होगा, कुछ किसी चीज के बारे में ज्ञान नहीं है, कुछ सामान का लेन देन करता होगा तो क्या करता होगा। तो ऐसे संभावना किया गया है, मतलब वैज्ञानिकों का मत है कि हो सकता है कि अगर 2 सामान लिया होगा कोई, तो 2 ठो लकड़ी रख दिया होगा या 2 लकीर खींच दिया होगा, और फिर सामान वापस मिल गया तो फिर इन दोनों को काट देता होगा, लकीर होगा तो या लकड़ी होगा तो तोड़कर फेंक देता होगा। वैसा ही अगर 10 सामान दिया तो 10 ठो लकीर खींच दिया, और फिर 5 मिल गया उधर से तो 5 को काट देगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और 5 मिला तो 5 को काट देगा। उसके बाद से 5 ठो रहेगा, और रहेगा तो फिर 2 और दिया तो 2 को और काट देगा। ऐसे कर करके वो लोग गिनते थे। इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें से शुरुआत कैसे होगा, पहले 1 से होगा। क्या होगा? 1 से। तो इसलिए प्राकृतिक संख्या जो होता है ना, तो वैज्ञानिकों का मत होता है, वैज्ञानिकों का मत है कि ये किसी का दिया हुआ नहीं है, ये प्रकृति का, भगवान का दिया हुआ है। प्रकृति मतलब भगवान, तो भगवान का दिया हुआ है, तो वो कहाँ से शुरुआत होता है? 1 से शुरुआत होता है। तो ये हमारा प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, मतलब जो गिनती हम लिखते हैं ना, अनंत तक जाता है, वही हमारा प्राकृतिक संख्या। बात आ रही है समझ? तो यहाँ तक अगर 9 तक जाते हैं तभी ये प्राकृतिक संख्या 9। 10 तो फिर 10 का ऐसे उस समय लिखा जाता, ऐसे तो नहीं लिखा जाता होगा ना उस तक, क्योंकि शून्य का आविष्कार हुआ नहीं था, इसलिए 9 तक ही जाता है ये। और उसके बाद से जो उस समय जो 10 हुआ होगा, वैसे 10 लकीर खींचकर, 11 लकीर खींचकर बार, मतलब ऐसे हुआ, ऐसे संख्यात्मक मान में नहीं होता होगा, ठीक है ना। तो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 ये 10 के ऊपर भी चला जाएगा, लेकिन वो शून्य वाला नहीं, 10 ऐसे, मतलब इस तरह के 10 इस तरह से ना, मतलब लकीर खींचकर, तो वो पता चल गया कि वो प्रकृति का दिया हुआ है, इसलिए उसको क्या नाम रख दिया गया? प्राकृतिक संख्या रख दिया गया। मतलब वैज्ञानिकों का मत है कि ये किसी इंसान का दिया हुआ नहीं है, भगवान का दिया हुआ एक गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट, जिससे इंसान कुछ ये सब गिन पाता था। बात है इसमें। आगे आता है पूर्ण संख्या। अब देखो, अपने ही देश के वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने जब शून्य का आविष्कार कर दिए, तब गिनती हम लोगों का शून्य से शुरुआत होने लगा, और शून्य से शुरुआत होने लगा तो हमारा गिनती 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो हुआ तो ये हमारा हो गया पूर्ण संख्या। जब गिनती की संख्या के आगे शून्य लगा दिए, शून्य हो गया, तो ये हो गया पूर्ण संख्या। बात आ रही है समझ में? आगे चलते देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वह होता है, वह संख्या जो माइनस से लेकर प्लस की तरफ जाए या माइनस प्लस दोनों हो, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 0, +-1, +-2, +-3, ... अब आप कहोगे कि पूर्णांक संख्या माइनस प्लस ये 3 तरह के चाहिए, एक शून्य दिख रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इसमें भी होता है, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, एक होता है शून्य पूर्णांक। तो जो धनात्मक पूर्णांक है वो केवल प्लस वाला होता है, जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो केवल माइनस वाला होता है, और जो शून्य पूर्णांक है वो शून्य होता है। बात है समझ में? आगे चलिए देखते हैं सम संख्या। बहुत से बच्चा लोग पूछता है और बहुत से ये इजी होता है। तो देखिए, सम संख्या वह संख्या होता है जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। वह संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए या 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाए, उसे कहते हैं सम संख्या। बात है समझ? परिभाषा समझिए, वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। तो ये सम संख्या जो होता है वो 2 से होता है, 2, 4, 6, 8, 10 ... बात है मतलब 2 का जो पहाड़ा होता है वही सम संख्या होता है। आमतौर पर आगे देख सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 या शून्य हो, संख्या के किसी अंत में मतलब 2, 4, 6, 8 शून्य हो,
तो वह संख्या सम संख्या ही होता है। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे मान के लिए ये लिख दिए, मतलब इतना बड़ा लिख दिए, ये सम है कि विषम, ऐसे पता रहता है ये सम है क्योंकि लास्ट में शून्य है। अगर ये लिख दिए तो इतना है तो ये विषम हो जाएगा क्योंकि ये 5 है। बात है समझ में। अगर ये यहीं पर 5 की जगह पर 4 कर देते तो ये शून्य होता है, मतलब सम संख्या हो जाता। तो बड़ी संख्या भी ज्ञात कर ध्यान दे सकते हैं कि लास्ट में जो 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो वो सम संख्या होगा। आगे देखते हैं विषम संख्या। वह संख्या होता है, विषम संख्या वह संख्या होता है जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। बात आ रही है समझ में। वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्ण विभाजित नहीं हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। वो होता है 1, 3, 5, 7, 9, डॉट। अब ध्यान से देखिए, सम संख्या और विषम संख्या। अगर बड़ी संख्या हो, अगर देखना हो ऐसे बहुत से बड़ी संख्या है तो देखेंगे लास्ट के अंक देखकर हम बता देंगे ये पूरी जो संख्या है वो सम संख्या है या विषम संख्या। मान के चलिए इतनी बड़ी संख्या है तो ये हम कैसे पता कर लेंगे कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या? तो देखिए इसके लास्ट में देखिए, अगर 1 है तो विषम हो गया, लास्ट में 2 है तो सम हो गया, ठीक है ना। तो उससे पता चलेगा कि पूरी संख्या क्या है, सम और विषम है। आगे चलिए देखते हैं भाज्य संख्या। इसको ध्यान से देखिए। भाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जो खुद और एक के अलावे अन्य किसी से भाग लगता है। ध्यान समझिए, वह संख्या जो खुद और एक के अलावे अन्य किसी से भाग लगता है वह भाज्य संख्या कहलाता है। ध्यान से देखिए, भाज्य संख्या हम एक लिखते हैं। भाज्य संख्या शुरुआत होता है 4 से। 4, 6, 8, 9, 10, 12, डॉट। बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये जो 9 है वो भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो देखिए 9 जो है, इसको 9 अगर लिखते हैं यहाँ पर तो देखो भाग लगने वाली जो संख्या है वो 1 से लग सकता है, 3 से लग सकता है और 9 से लग सकता है कि नहीं? तो खुद से तो भाग लगा, मतलब खुद तो ये हो गया 9 और 1 हो गया। एक परिभाषा में 1 भी बोलते हैं वह संख्या जो खुद और एक के अलावा, तो खुद हो गया और 1 हो गया। उसके अलावा अन्य किसी से भाग लग रहा है तो अन्य किसी कौन है? 3 है। बात है समझ में। तो 3 से भाग लग रहा है, इसलिए ये कौन सी संख्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। तो इस पर ध्यान देना। बच्चे सब बहुत कंफ्यूज होता है कि 9 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, तो इसको ध्यान रखना होगा। उसके बाद से अभाज्य संख्या होता है। देखिए भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या, तो उसको को भी ध्यान दीजिएगा। तो अभाज्य संख्या वह संख्या जो खुद और एक के अलावे अन्य किसी से भाग नहीं लगे उसे भाज्य संख्या अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर ध्यान से सुनिए, वह संख्या जो खुद और एक के अलावे अन्य किसी से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या शुरुआत होता है 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब अभाज्य संख्या है। बच्चा सब यहाँ भी कंफ्यूज रहता है कि सर ये 2 है वो भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? तो यहाँ 2 अभाज्य संख्या होता है। बात आ रही है समझ में। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 से वो भाग करेंगे तो एक से कटेगा, एक 2 से कटेगा। तो ध्यान से देखिए, खुद और एक के अलावे अन्य किसी से लग रहा है क्या? भाग नहीं लग रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या है। बात आ रही है समझ में। तो ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। आगे चलिए देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होता है वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर एक बात होता है कि q नॉट इक्वल 0 होता है। q नॉट इक्वल क्या होता है? 0। q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है q की जगह पर, ठीक है, मतलब संख्यात्मक मान में। तो इसका उदाहरण लिख सकते हैं 4/5, 7/8, 2/9, 0, 1, 2, 3। मतलब ध्यान से समझिए,
ये जो पढ़े हैं 8 नंबर है, 8 नंबर के जितना ऊपर वाला है सब ये परमेय संख्या के अंतर्गत आता है। बात आ रही है समझ में? मतलब ये परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या, ये भी। आप लोग कहोगे सर जी ये शून्य भी परमेय संख्या है क्या? हाँ है, शून्य भी परमेय संख्या ही है, क्योंकि शून्य के नीचे हम 1 लिख सकते हैं और हमारे यहाँ क्यू नॉट इक्वल 0, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, परमेय संख्या है। ये जो भी ये भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या जो है प्राकृतिक संख्या, वो सब क्या है, वह एक परमेय संख्या है। आगे देखते हैं अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे p/q के रूप में न लिखा जाए उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर अपरमेय संख्या का उदाहरण होता है अंडर रूट में, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 लिख सकते हैं क्या? थोड़ा ध्यान से देखिए, हम 4 अंडर रूट में नहीं लिख सकते हैं। अंडर रूट 6, ये 4 क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 4 का वर्गमूल करेंगे तो ये 2 आएगा। बात आ रही है इसमें? तो फिर 2 आएगा तो उसके नीचे 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 लिख सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वो क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। तो ये अंडर रूट 4 अपरमेय संख्या नहीं है, अंडर रूट 4 परमेय संख्या हो जाएगा। और एक और शब्द आता है पाई। 9th क्लास में बहुत ही वीआई प्रश्न है 7 और 8 में, पाई, जो हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल और घन घनाभ पढ़ते हैं, उसका आयतन वगैरह निकालते समय में इसका पाई का प्रयोग करते हैं, उसी पाई की बात कहते हैं। तो पाई परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या? तो पाई एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि आज तक पाई का मान कोई निकाल ही नहीं पाया है। संभावना किया जाता है कि उसके नजदीक की नियरेस्ट मान है, तो इसीलिए लगभग में हम पाई का मान 3.143 या 22/7 लिख देते हैं, 22/7 लिख देते हैं पाई इक्वल। लेकिन इस बात को समझ लें कि ये ओरिजिनल मान नहीं है। बात आ रही है समझ में? ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, पाई का मान आज तक किसी ने नहीं निकाल पाया है, इसलिए ये क्या है, अपरमेय संख्या हो जाता है। पाई क्या है? अपरमेय संख्या। एकदम मस्तिष्क में बैठा कर रखिएगा। अब आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का परिभाषा यह होता है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया ये परमेय संख्या और ये हो गया अपरमेय संख्या। अब परमेय संख्या तो इसके ऊपर वाला सब है, यानी ये इसके अंदर सब आ जाता है, तो इतना ये परमेय संख्या, और अपरमेय संख्या अंदर वाला। तो ये परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं का जो सामूहिक रूप है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। जैसे हम इसके लिख सकते हैं 0, 1, 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, पाई 4/5, +-4, +-10, मतलब ये सब क्या है, ये वास्तविक संख्या है। बता रही है समझ में? तो वास्तविक संख्या, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट नंबर 1 है काल्पनिक संख्या। इसको कैसे पहचानेंगे? देखो, काल्पनिक संख्या का परिभाषा होता है वह संख्या जिसे एक बार वर्ग करने पर, वह संख्या जिसे एक बार वर्ग करने पर वह धनात्मक नहीं प्राप्त होता है, धनात्मक नहीं प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, हम इसके लिए यहाँ पर दिखा देते हैं आप लोगों को। अंडर रूट 3 लिखे, लेकिन इसके अंदर एक माइनस लिख दें, तो क्या ये इसको एक बार वर्ग करेंगे, इसको एक बार वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा क्या? नहीं, ये -3 आएगा। बात है समझ में? तो कह रहा है क्वेश्चन में, परिभाषा यही कह रहा है, वह संख्या जिसे एक बार वर्ग करने पर वो धनात्मक नहीं प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या लिख सकते हैं हम कि अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -5, ऐसे। बात आ रही है समझ में? मतलब अंडर रूट में भी हो और वो माइनस में भी हो तो क्या हो जाता है, काल्पनिक संख्या हो जाता है। तो हम आशा कर रहे हैं कि ये सब आप लोग संख्या पद्धति के कुछ विशेष
परिभाषा है उसको ध्यान में रखेंगे। और आगे के जो वीडियो आएगा वो रेलवे का जो 15 दिसंबर से होने वाला पेपर है उसके मतलब 2016 में जो परीक्षा में पूछा गया था एनटीपीसी के क्वेश्चन रेलवे द्वारा डायरेक्टली वो क्वेश्चन हम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। जय हिंद।